नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से विद्या आनंद यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th बायोलॉजी का टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते हुए चलिएगा। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चा पार्टी 1 से लेके 50 तक सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसीलिए सभी प्रश्नों के आंसर को भी आप लोग लगाते हुए चलिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो सभी बच्चे लगा दो आंसर कि निम्नलिखित में से किस पौधे को बंगाल का आतंक कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है कि निम्नलिखित में से किस पौधे को बंगाल का आतंक कहा जाता है। तो आपका सही आंसर जलकुंभी होता है। बच्चों, जलकुंभी जो होता है ये 8 माह में 65,000 से अधिक पौधे उत्पन्न करते हैं और जलकुंभी ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेते हैं। और एग्जाम में आ सकता है कि इनका वैज्ञानिक नाम क्या है, आप बता के चलोगे। इनका वैज्ञानिक नाम बच्चा पार्टी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो आप जल्दी से बता दो इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है। सर, इनका वैज्ञानिक नाम जो होता है ना, वो आइकॉर्निया होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी? आइकॉर्निया लिखोगे। और कौन सा होता है एक बार जल्दी से बता दो, तो वो होता है क्रेसिप्स होता है। क्या? क्रेसिप्स याद रखिएगा। आइकॉर्निया क्रेसिप्स जो होता है ये जलकुंभी का वैज्ञानिक नाम होता है। आगे एग्जाम में आने वाले पूछ सकते हैं बच्चों। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल का जवाब बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैविक खेती के बारे में असत्य मतलब गलत है। बच्चों, जल्दी से आप लोग लगाओ, निम्नलिखित में कौन सा कथन है जो जैविक खेती के बारे में असत्य है। ये चक्रीय है, बिल्कुल सही बात है सर। शून्य अपशिष्ट उत्पन्न होता है, ये भी सही बात है। जैविक खेती के लिए संसाधन का अधिकतम उपयोग होता है, इसमें ये भी सही बात है। बच्चा पार्टी असत्य ये है कि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग होता है, इसमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या लगाओगे बच्चा पार्टी? जैविक खेती में रासायनिक उर्वरकों का और कीटनाशकों का उपयोग नहीं होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन विश्वव्यापी उष्णता का कारण नहीं है। ये सभी प्रश्न बच्चों एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए बताओ निम्नलिखित में से कौन विश्वव्यापी उष्णता का कारण नहीं होता है। तो वो होता है ऊर्जा प्रयोग दक्षता में उन्नति। ये क्या है? विश्वव्यापी उष्णता का कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, यह प्रदूषण को घटाता है और उष्णता का कारण ये नहीं है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर सवाल आपके सामने है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, बच्चों जिसे आप लोग क्या कहते हो? CO। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक है किसका? कार्बन मोनोऑक्साइड वायु का प्रमुख प्रदूषक है, आपको ये पता होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड बच्चा पार्टी क्या है? यह एक जहरीली गैस होती है। क्या होती है? आपको याद रखना है, जहरीली गैस है, तो ये बात आप बिल्कुल याद रख के चलोगे। ओके, चलो पांचवा नंबर सवाल का जवाब जल्दी से आप लोग बताओ। रेडियोधर्मी प्रदूषक के सबसे प्रतिकूल प्रभाव का परिणाम क्या है? बताएंगे बच्चा पार्टी। रेडियोधर्मी प्रदूषक के सबसे प्रतिकूल प्रभाव का परिणाम पूछा गया, आप लोगों से कौन सा लगाओगे? आपने पढ़ा होगा रेडियोधर्मी प्रदूषण से निकलने वाली किरणें, चाहे वो अल्फा हो या फिर बीटा हो या फिर गामा हो, ये तीनों किरणें क्या है बच्चों? DNA और जीन को नुकसान पहुंचाती है, यानी कि जीन उत्परिवर्तन हो जाएगा ना। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे तो DNA नहीं दिया गया ना, तो जीन उत्परिवर्तन का परिणाम है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, चलो 6 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? यहाँ पे बच्चों आपसे ये पूछा गया है निम्न में कौन सा है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो बच्चों आपने पढ़ा है CH4 को हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का दूसरा नाम भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बच्चा पार्टी हम फ्रियोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रियोन। और इसका सूत्र होता है CCl2 होता है, F2 होता है। और देखो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, तो ये है बच्चों, ये तीनों के तीनों होता है, लेकिन जो नहीं है ना वो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं।
बच्चा पार्टी ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए मैं चाहूंगा सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि पूरे 50 तक जाना है और मैं आपको सभी प्रश्नों को समझा के ले जाऊंगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आपको बायोलॉजी से डर लगता है, लेकिन इस क्लास के बाद हमें नहीं लगता कि आपको भी डर लगना शुरू होगा। आपको बायोलॉजी से प्यार होना तय है। देखो यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नांकित में से जैव आवर्धीकरण का कारण किसे माना जाता है। अब बताएंगे आप लोग, जैव आवर्धीकरण का कारण किसे माना जाता है, तो वो माना जाता है सर यहाँ पे मरकरी को और डीडीटी को। डीडीटी का पूर्ण रूप एक बार पूछा गया है, तो वो होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन होता है। तो ए और बी दोनों क्या है, ये जैव आवर्धीकरण का कारण है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलो 8 नंबर सवाल का जवाब बताओ। पूरे आराम से जाएंगे और आप लोग अच्छे से आंसर को लगाते हुए चलोगे। देखो अम्लीय वर्षा में पीएच कितना होता है, आपने पढ़ा होगा, जब वर्षा जल का पीएच वैल्यू 5.6 से नीचे होता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाता है। ये पढ़े हो ना बच्चों। यहाँ पे देखो दो ऑप्शन है, एक तो 5.6 से 5 हो जाएगा और एक 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो ज्यादा सही होगा वो 5 हो जाएगा, क्योंकि 5.6 से जब पीएच कम होता है तो वो अम्लीय वर्षा होता है। आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसका कारण आपने पढ़ा होगा ना बच्चों। पहले ये बताओ कि आपसे पूछ सकता है कि मानव रक्त का, या फिर आपसे पूछेगा ना बच्चों मानव रक्त का पीएच कितना होता है, आप लोग चैट सेक्शन में बता दो। तो मानव रक्त का कितना होता है, 7.4 होता है। इसी प्रकार से आपसे शुद्ध जल का भी पूछ सकता है, एक बार जल्दी से बता दो। शुद्ध जल का अगर आपसे पूछे तो क्या बताओगे सर, वो 7 होता है। ओके बच्चों, अगर आपसे पूछ ले कि अम्लीय वर्षा का कारण क्या होता है, वो SO2 और NO2 के कारण होता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल आपके सामने है कि प्रकाश रासायनिक धुंध में निम्नांकित में से क्या नहीं पाया। यहाँ पे क्या पाया जाता है ये पूछा गया है। अगर पाया जाता है बच्चों तो वो PAN होता है, और क्या होता है O3 भी पाया जाता है बच्चा पार्टी, उसके बाद NO3 भी पाया जाता है। तो देख लो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, ये 3 पाया जाता है, याद रखिएगा। एक तो आप PAN याद रखिएगा, दूसरा O3 याद रखिएगा, तीसरा NO3 याद रखिएगा। ये तीनों जो है प्रकाश रासायनिक धुंध में पाया जाता है बच्चों, इसीलिए ये बात आप याद रखिएगा, PAN आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो 10 नंबर सवाल का जवाब आप लोग एक बार बताओ कि ग्रीन मफलर किस प्रकार के प्रदूषण के निदान हेतु प्रयुक्त होता है। जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी, ग्रीन मफलर किस प्रकार के प्रदूषण के निदान हेतु प्रयुक्त होता है। तो आप बता के चलोगे ध्वनि प्रदूषण। 10 नंबर सवाल का जवाब आपका डी हो जाएगा। चलो 11 नंबर सवाल का जवाब एक बार बताओ सभी बच्चे, WHO के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है। इसके अलावा मैं बता दूं बच्चा पार्टी, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है WHO का फुल फॉर्म क्या बच्चों। WHO का फुल फॉर्म पूछेगा तो आप याद रखिएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। आप हिंदी में इसे क्या कहते हो, इसे सर हिंदी में हम लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं। क्या कहते हो बच्चा पार्टी, विश्व स्वास्थ्य संगठन कह के चलते हो। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है और आपने पढ़ा है कि सर विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में कुछ बताओ, इनका स्थापना कब हुआ था ये बता दो सर जल्दी से। स्थापना कब हुआ था सर, 7 अप्रैल को हुआ था। कब हुआ था, 7 अप्रैल 1948 में इनका गठन हुआ, ये स्थापना हुआ था। तो गठन कहां पर हुआ था सर, गठन हुआ था जेनेवा के स्विट्जरलैंड में। कहां पर हुआ था बच्चों, जेनेवा में हुआ था। ये बात भी याद रखेगा। इसीलिए बच्चों हम लोग 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं, 7 अप्रैल को हम लोग जानते हैं कि सर विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। आपने पढ़ा होगा बच्चों 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। और इसमें ध्वनि प्रदूषण का जो मानक सही होता है वो 20 से लेके 30 डेसिबल का होता है। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। बच्चों ये सब जो मैं अलग से बताऊं वो इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए याद करते हुए चलिएगा। WHO का पूर्ण रूप क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं। इसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुआ था और गठन कहां पर हुआ था, जेनेवा में हुआ था। इसीलिए हम लोग 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन मनाते हैं। इतना याद रख लोगे बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 12 नंबर सवाल है कि निम्न में से कब चिपको आंदोलन हुआ था। चिपको आंदोलन कब हुआ था जल्दी से बताओ, और कहां हुआ था ये भी आप हमें बता के चलोगे। चिपको आंदोलन सर कहां पर हुआ था ये बताओ। चिपको आंदोलन बच्चा पार्टी ये उत्तराखंड में हुआ था। कहां पर हुआ था याद रखिएगा, ये उत्तराखंड में हुआ था। किनके नेतृत्व में ये भी आप याद रख लो, किनके नेतृत्व में बच्चा पार्टी, तो ये हुआ था सुंदर लाल बहुगुणा के नेतृत्व में। किसके
नेतृत्व में बच्चा पार्टी, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में ये हुआ था। आपको बहुत अच्छे से याद रखना किसके लिए हुआ था, जो पेड़ कट रहे थे, जंगल जो कट रहे थे उसको रोकने के लिए चिपको आंदोलन हुआ था। 1974 ईस्वी में हुआ था। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वृक्ष को काटकर गिराए जाने से रोकने के लिए चिपको आंदोलन हुआ था, 1974 में हुआ था, उत्तराखंड में बच्चा पार्टी। ये याद रखिएगा। उत्तराखंड के कहां पर हुआ था ये भी बताना पड़ेगा क्या बच्चा पार्टी, एक बार बताओ। ये नहीं बताओ सर, बस याद रख लेंगे, ये सभी पूछा गया है एग्जाम में। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल का जवाब बताओ। ओजोन के विघटन में कौन सा तत्व उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ओजोन के विघटन में बच्चों कौन सा तत्व होता है जो उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। तो आपने पढ़ा होगा वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन टूटकर क्लोरीन परमाणु छोड़ते हैं, मतलब ये उत्प्रेरक के रूप में जो कार्य करेगा वो क्लोरीन होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 13 नंबर सवाल का जवाब। ओके चलो 14 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताएंगे। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, बताओ आप लोग। क्योटो प्रोटोकॉल जो संबंधित है वो किससे संबंधित है, तो ये सर आपको पता होगा। क्योटो प्रोटोकॉल जो होता है ये क्या है, अंतरराष्ट्रीय समझौता होता है। इसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना होता है और ये सीधे तौर पर बच्चा पार्टी वैश्विक उष्मीकरण और जलवायु परिवर्तन से संबंधित होता है। तो इसका क्या होता है, ये हमारा इससे संबंधित हरित गृह प्रवाह होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी, हरित गृह प्रवाह होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल का जवाब ये रहा। फोटोकेमिकल स्मॉग में हमेशा कौन उपस्थित रहता है, बताओ एक बार। फोटोकेमिकल स्मॉग में आपने पढ़ा होगा बच्चों, फोटोकेमिकल स्मॉग में ऐसे जो होते हैं वो कौन सा होता है, O3 भी होता है सर, उसके बाद PAN भी होता है, उसके बाद कौन सा एल्डिहाइड भी होता है। तो ये सब आपको याद रखना। अभी O3 ओजोन दिया गया, करेक्ट आंसर भी होगा। अच्छा विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं, वो मनाते हैं सर 16 सितंबर को मनाते हैं। ये बात भी आप याद रख के चलिएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल, आप ये कोशिश करो कि जितना रिलेटेड प्रश्न सर बता रहे हैं उसको याद करते हुए चलना, क्योंकि एग्जाम में बच्चों ज्यादातर रिलेटेड प्रश्न आते हैं। ऐसा नहीं कि यही प्रश्न पूछ देगा, जितना मैं अलग से बताऊंगा उसको भी आप याद रख के चलोगे। यहाँ पे देखो विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो मैं आपसे पूछ सकता हूं कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, बता के चलो बच्चों। विश्व कैंसर दिवस बताओ जल्दी से। विश्व कैंसर दिवस अगर आप बता रहे हो बच्चा पार्टी, तो दूसरा बताओ विश्व पर्यावरण दिवस। क्या बताओगे, विश्व पर्यावरण दिवस भी आप बताओगे। उसके बाद और भी मैं आपसे पूछ रहा हूं, और मैं ये पूछूंगा बच्चा पार्टी, क्या पूछोगे सर बताओ एक बार। उसके बाद मैं पूछूंगा विश्व राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, क्या यहाँ पे याद रखना। और पूछ सकता हूँ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, आप याद रखिएगा। उसके बाद मैं और भी पूछूं क्या, विश्व जल दिवस भी पूछ ले। ये सभी इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ पे जल दिवस में मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, जल दिवस बच्चा पार्टी अगर मैं आपको दे दूं। उसके बाद और भी क्या आ सकता है सर बता दो जल्दी जल्दी से। उसके बाद विश्व पर्यावरण दिवस लिखा क्या, हाँ ऊपर में हमने लिख दिया, ये बात याद रखिएगा। अच्छा विश्व जनसंख्या दिवस बताओ बच्चों। यहाँ पे जनसंख्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जनसंख्या दिवस भी बता के चलिएगा। उसके बाद और भी विश्व, हाँ एक और है विश्व एड्स दिवस। क्या बच्चा पार्टी, विश्व एड्स दिवस यहाँ पे याद रखिएगा। क्या होगा सर, यहाँ पे विश्व एड्स दिवस भी आप बता के चलोगे। तो मैं सबको बता रहा हूं। देखो अगर विश्व कैंसर दिवस पूछे तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस बच्चा पार्टी 4 फरवरी को मनाते हैं। इसी जगह विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। इसी जगह राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बच्चा पार्टी कब मनाते हो एक बार बताओ। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सर हम लोग 28 फरवरी को मनाते हैं। विश्व जल दिवस कब, 22 अप्रैल को या फिर 22 मार्च को, जल्दी से एक बार बताओ सर। ये हम लोग 22 मार्च को मनाते हैं। कब, 22 मार्च को मनाते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं। इसी प्रकार से विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाते हैं। ये सब बात याद रखिएगा। विश्व संरक्षण दिवस 28 जुलाई को, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। अच्छा जनसंख्या का अध्ययन बच्चों क्या कहलाता है, जनसंख्यिकी, यानी कि बच्चों डेमोग्राफी होता है ना, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। ओके चलो नेक्स्ट बता के चलो आप लोग। 17 नंबर सवाल है, डोडो क्या होता है। ये तो डोडो भैया पढ़े हम लोग कि डोडो क्या होता है। तो सर डोडो जो है मॉरिशस द्वीप का ये उड़ान रहित, मतलब नहीं उड़ने वाला एक पक्षी है। क्या है डोडो, क्या है, पक्षी है बच्चा पार्टी, आपको ये पता होगा।
अधिक शिकार तथा आवास नष्ट होने के कारण ये 17th सेंचुरी में ये विलुप्त हो गए। तो ये क्या है, विलुप्त प्रजाति हो जाएगा ना बच्चों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। डोडो जो है कहाँ का है बच्चों पक्षी, ये मॉरिशस द्वीप का उड़ान रहित मतलब नहीं उड़ने वाला पक्षी है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर, अच्छा विलुप्त कब हुआ ये बता के चलो, एग्जाम में आ सकता है ना, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। विलुप्त कब हुआ था बच्चों ये बता दो। ये हुआ था सर 17वीं शताब्दी में। कब हुआ था, यहाँ याद रखिएगा 17वीं शताब्दी में ये नष्ट हुआ था बच्चों, या फिर ये गायब हो गए, लुप्त हो गए। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है। पहले आप ये बताओ, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है बच्चा पार्टी, ये कहाँ है, तो ये है असम में। कहां पर है बच्चों, ये असम में है। और ये किसके लिए, गेंडा के लिए बच्चों विख्यात है। किसके लिए विख्यात है, गेंडा के लिए ये विख्यात है बच्चों। ओके और आपको ये भी पता होगा कि ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है, ये मतलब इसकी स्थापना कब हुई थी, ये 1974 में हुई थी। कब हुई थी बच्चों, 1974 में इनकी स्थापना हुई थी। और इसे 1985 ईस्वी में, कब, 1985 ईस्वी में यूनेस्को में शामिल किया गया बच्चों। किसमें, यूनेस्को में इसे शामिल किया गया था। ये बात याद रखिएगा, पूछेगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को यानी कि बच्चों विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया था, ये बता के चलोगे 1985 में। किसको, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को। आगे बढ़े क्या बच्चा पार्टी, बताते हुए चलना आप लोग। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। 19 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण कौन होता है। बाह्य स्थानीय संरक्षण बच्चों, यानी कि आपने ये पढ़ा होगा कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी को दो प्रकार से बांटा गया है। एक होता है स्व स्थानीय संरक्षण और दूसरा होता है बाह्य स्थानीय संरक्षण। आपने ये बात पढ़ के चला होगा। स्व स्थानीय संरक्षण कहने से क्या अर्थ होता है बच्चों, स्व स्थानीय संरक्षण कहने से अर्थ है कि जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रहना, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान जैसे हो गया। उसके बाद अगर बाह्य स्थानीय संरक्षण को बात करूं, तो जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से छोड़कर बच्चों, यानी कि उसके बाहर भी उसे सुरक्षित रहना, वो क्या होता है, वो बाह्य स्थानीय संरक्षित होता है। जैसे मैं कहूं बीज बैंक, तो बाह्य स्थानीय संरक्षण का पहला एग्जाम्पल तो बीज बैंक हो गया, ये वाला बात हो गया। या फिर आपसे पूछेगा वानस्पतिक उद्यान, वो भी क्या होता है, बाह्य स्थानीय संरक्षण का क्या है, एक एग्जाम्पल है, याद रखिएगा आप लोग। ओके चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। 20 नंबर सवाल आपके सामने है कि इनमें से कौन भारतवर्ष में जैव विविधता का हॉट स्पॉट है। भारतवर्ष में बच्चों 4 जैव विविधता के हॉट स्पॉट पाए जाते हैं। पहला का नाम जल्दी से आप लोग बता दो। पहला का नाम आपने पढ़ा होगा सर, हिमालय होता है। क्या होता है, यहाँ पे आप हिमालय पढ़ चुके हो। दूसरा कौन सा बताओगे, दूसरा सर होता है पश्चिमी घाट। क्या होता है, यहाँ याद रखो बच्चों, ये 4 होता है तो चारों को याद रख लो। पश्चिमी घाट दूसरा लगा दिए। आपने अब तीसरा बताया, तीसरा कौन सा होता है, सुंदरवन का हिस्सा होता है। क्या होता है, यहाँ पे याद रख लो, सुंदरवन का अगर मैं बताऊं, सुंदरवन का हिस्सा अगर आपसे कहे तो ये भी इसमें आता है। और चौथा आप क्या बता के चलोगे भाई, चौथा बता दो, चौथा कौन सा होता है, इंडो वर्मा होता है। क्या, शायद इंडो वर्मा होता है। चौथा क्या होता है, इंडो वर्मा होता है, ये बात याद रखिएगा। अब बताओ यहाँ पे देखो, जैव विविधता का हॉट स्पॉट कौन सा होगा, ये चारों में से खोज लो। यहाँ पे पश्चिमी घाट दिखाई दिया ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखो पश्चिमी घाट हमने लिखा है, ये इसका हो जाएगा। ओके और ये चारों को याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल है, भारत में अब शेर कहां पर पाए जाते हैं। तो आपने पढ़ा होगा गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहां पर है सर, गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, गुजरात में है सर, आपको पता होगा। इनका जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल कहां पर है, गिर वन का अगर मैं क्षेत्रफल बताऊं तो 359 किलोमीटर स्क्वायर में है ये फैला हुआ। और आपका करेक्ट आंसर डी होगा, यही शेर के लिए है, यहाँ पे शेर पाए जाते हैं बच्चों। गिर राष्ट्रीय उद्यान या फिर गिर वन लगाओगे, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ओके बच्चों, क्लास को सभी बच्चे लाइक करते चलिएगा बच्चों, जितने अच्छे से समझा रहे हैं। हमें लगता है कि अगर रिलेटेड भी प्रश्न आया तो आप बना पाओगे बच्चों। ओके चलो 22 नंबर सवाल का जवाब बताओ। भारत में पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है जो विकसित किया गया था, तो उसका नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा था बच्चों, जिम कॉर्बेट था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिम कॉर्बेट कहां पर है ये बताना पड़ेगा क्या बच्चा पार्टी, जल्दी से बताओ। जिम कॉर्बेट जो है
ये उत्तराखंड के नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल जिले में फैला हुआ है। कहां पर है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये कहां पर है सर, ये उत्तराखंड में है। कहां पर है, ये उत्तराखंड में है, जो कि आप याद रखिएगा नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल जिले में फैला हुआ है। इन्हें कब स्थापित किया गया था, तो 1936 में इसे स्थापित किया गया था। कब, 1936 में। ये किसके लिए बच्चा पार्टी, ये बाघ के लिए विशेष करके है। ये किसके लिए है, आप याद रखिएगा, ये बाघ के लिए है। आपको ये भी बात रखना है याद। और इसका पहला ये जो है जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसका पहले दूसरा नाम था। क्या नाम था, हेली नेशनल पार्क था। इसका नाम दूसरा, मैं पहले वाला बता दूं, इसका नाम था हेली नेशनल। क्या है, हेली नेशनल पार्क इसका पुराना नाम है, यानी कि पहले का नाम है। पूछ देगा एग्जाम में, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या है, हेली नेशनल पार्क। बच्चों देखो, जो एग्जाम में नया प्रश्न बन सकता है उसको मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि वही वाला प्रश्न आपको पढ़ा दिए, क्योंकि पूछा हुआ प्रश्न का बहुत कम % चांस है। बस आप लोग नए नए प्रश्नों को याद करना सीखो। ओके, अब डेली हमारा होगा तो 35 ऑब्जेक्टिव लाएंगे और पूरे अच्छे से समझा के करवाएंगे। इसलिए जितने बच्चे नए जुड़ रहे हो सब्सक्राइब करके चलिएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ कि मानस अभ्यारण्य कहां पर है। ये असम में है। मानस अभ्यारण्य बच्चों भारत के एक राज्य है असम, वहीं पर है। 23 का करेक्ट आंसर आप ए लगाओगे। अच्छा बच्चों, इसे ये क्या 1928 में शायद इसे क्या अभ्यारण्य बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए आप लगा लो, असम में है मानस अभ्यारण्य। ऐसे ये नहीं पूछता कि कब स्थापित किया गया, बस याद रखिएगा मानस अभ्यारण्य जो है ये असम में है। आपको इतना याद रखना पड़ेगा। ओके, चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। 24 नंबर सवाल है, रॉबर्ट मे के अनुसार वैश्विक जातीय विविधता कितनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग बता के चलो जल्दी से। रॉबर्ट मे के अनुसार वैश्विक जातीय विविधता कितनी है, इसके बारे में मैं बता दूं। कुछ चरम अनुमान के अनुसार विश्व में कुल स्पीसीज की जो संख्या वो 20 से 25 मिलियन है, लेकिन भैया रॉबर्ट मे के अनुसार जो है वो 7 मिलियन यानी कि 70 लाख है। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, ये 70 लाख होता है। ऐसा मत करना 20 से 25 मिलियन नहीं, ये कुछ अनुमान लगाया गया उसके अनुसार है, लेकिन यहाँ पे तो सीधा दिया गया रॉबर्ट मे के अनुसार, तो ये 7 मिलियन होता है बच्चों। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल है, भारत में संरक्षित जैव मंडल कितने हैं। भारत में संरक्षित जैव मंडल 18 है। भारत में संरक्षित जैव मंडल कितने हैं बच्चों, 18 हैं। ऑप्शन बी याद रखिएगा आप लोग। चलो नेक्स्ट बता के चलो आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं होता है, बता के चलो। निम्न में कौन सा पिरामिड है जो कभी उल्टा नहीं होता है, तो ऊर्जा का पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है। और बच्चों ऊर्जा को जो पिरामिड है ये 10% ऊर्जा स्थानांतरण नियम का पालन करता है, ये बात याद रखिएगा। ओके बच्चों, अच्छा ये बताओ तो एटीपी को क्या कहते हैं, तो कोशिका का ऊर्जा मुद्रा इसे कहते हैं। याद रखिएगा, एटीपी पूछा गया, एटीपी क्या है, तो इसे कहते हैं कोशिका का क्या कहते हैं, इसे ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा पार्टी, कोशिका का ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं, एटीपी को कहते हैं। यानी कि याद रखिएगा ये होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, और एक एडीपी भी होता है, वो भी याद रखना आप सब। ऐसे ये एटीपी ज्यादा पूछा जाता है। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। 27 नंबर सवाल है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह आहार श्रृंखलागत कैसा होता है, तो ये एक दिशीय होता है। कैसा होता है बच्चों, एक दिशीय। करेक्ट आंसर आप ए लगा सकते हो। चलो 28 नंबर सवाल का जवाब बताओ। समुद्र तट पर रहने वाले जंतु क्या कहलाते हैं। समुद्र तट पर रहने वाले जंतु जो है बच्चों वैंथिक कहलाते हैं। समुद्र तट पर रहने वाले जंतु क्या कहलाते हैं, वैंथिक कहलाते। 28 का सी हो जाएगा। चलो क्लास को सभी बच्चे लाइक जरूर करते चलना बच्चों। देखो ये रहा, निम्न में से कौन सा तत्व क्लोरोफिल के पारफिरिन वलय के मध्य में होता है, बताओ जल्दी से कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे ये पूछा गया क्लोरोफिल के पारफिरिन वलय के मध्य में जो होगा वो कौन सा होगा, वो हो जाता है मैग्नीशियम। यहाँ पे अगर क्लोरोफिल देखने मिले तो आप मैग्नीशियम ही लगाओगे। क्या लगाओगे, मैग्नीशियम हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब एक बार बताओ। 30 नंबर सवाल है, जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है। यहाँ पे बच्चों आप ये बता के चलोगे जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन बच्चा पार्टी आप बता के चलो। जनसंख्या का अध्ययन सर ये कहलाता है जनसांख्यिकी कहलाता है। क्या कहलाता है, यहाँ पे याद रखिएगा जनसांख्यिकी कहलाता है। और मैं बता दूं इसे इंग्लिश में कभी कभी पूछता तो आपने बता के चलना है डेमोग्राफी होता है। क्या होता है सर, ये डेमोग्राफी हो जाता है।
और इसमें आय की कमी होगी, जमीन में कमी होगी, खनिज पदार्थ की कमी होगी, क्योंकि भैया जनसंख्या अधिक होगा तो ये सभी के सभी में कमी आ जाएगी। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल है कि टिड्डा क्या है भाई? टिड्डा वही जो शाकाहारी पौधा खाने वाला होगा। जल्दी से बताओ, जो शाकाहारी होता है, जो पौधे को खाते हैं बच्चों, वो प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं ना। तो आप सीधा लगा लो ना, द्वितीयक और तृतीयक तो मांसाहारी में आ जाते हैं। ओके बच्चों, ये याद रखना है, जो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं उसमें सांप सब आ जाते हैं और द्वितीयक में वही शेर बाघ सब आ जाते हैं। तो प्राथमिक वाला टिड्डा, टिड्डा क्या है? टिड्डा आए, हिरण आए और भी जो पौधे खा के रहते हैं वो हमारा ये प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं। तो 31 का आप क्या बताओगे? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या आएगा? टिड्डा आएगा, हिरण आएगा या फिर खरगोश। ये भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये शाकाहारी जीव है बच्चों। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर सवाल आपके सामने है कि मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? लो भाई, अभी हमने जस्ट बताया, अभी हमने क्या जस्ट बताया कि मानव जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है जनसांख्यिकी। अंग्रेजी में इसे हम लोग डेमोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इसे हम लोग डेमोग्राफी कहते हैं। 32 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 32 नंबर सवाल का जवाब क्या बता रहे हैं बच्चे? अच्छा, मानव जनसंख्या, ये जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? तो हमने अभी जस्ट बता के चला है कि 11 जुलाई को मनाते हैं। कब मनाते हैं बच्चों? 11 जुलाई को ये जनसंख्या दिवस हम लोग मनाते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। किन कारणों से आबादी सदा परिवर्तनशील होते हैं? ये बता के चलो आप लोग, किन कारणों से आबादी सदा परिवर्तनशील होते हैं? तो वो होता है भौतिक तथा जैविक, दोनों कारणों से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें कुछ समझाना नहीं है, बस ये भौतिक और जैविक कारण होते हैं जिसमें कि आबादी सदा परिवर्तनशील है, यानी कि परिवर्तित होते रहते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर सवाल का जवाब बताओ। और बच्चा पार्टी, अब आपका क्लास जो है मैं बता दूं, यहाँ पे डेली क्लास का टाइम मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। डेली क्लास आपका जो है बच्चों, अब शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे 2 क्लासेस होंगी। एकदम अच्छे से करना, और एग्जाम में छूटने की एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो छूट जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है बच्चों। बस आप लोग जितना समझाए एकदम बिल्कुल ध्यान से देखो, जितना भी अभी टाइम बचा है आपके सामने। देखो यहाँ पे है कि निम्न में कौन अकार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं? तो स्वपोषी होते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न बता के चलो, इसी में आपका क्वेश्चन बैंक भी आ जाएगा बच्चों। आपको अलग से क्वेश्चन बैंक नहीं पढ़ना है, ना कोई गैस पेपर पढ़ना है, क्योंकि भाई क्वेश्चन बैंक और ये हमारा अलग से बुक वाला ऑब्जेक्टिव इसी में आपका कवर करवा देंगे हम, इसी सीरीज में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एक दिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, एक दिन बायोलॉजी, ऐसे करके हम एक एक दिन सभी प्रश्न सभी विषय को करेंगे बच्चों। चलो बता के चलो कि पहली ट्रांसजेनिक फसल कौन सी थी? पहली ट्रांसजेनिक फसल बच्चों ये तंबाकू थी। पहली ट्रांसजेनिक फसल की बात करें तो वो तंबाकू थी, जो कि 1983 ईस्वी में ये विकसित हुई थी बच्चों। और मैं बता दूं, जितने बच्चे हमारे द्वारा तैयार फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स लेना चाहते हो, यानी कि बच्चा पार्टी उस नोट्स को पढ़ के आप एक विषय में 90+ नंबर ला सकते हो, ये हमारी गारंटी होती है। बस आप लोग पढ़ने की गारंटी ले लेना कि सर हम उतना जो दोगे ना उसमें हम पढ़ लेंगे। तो बच्चा पार्टी इसका चार्ज मात्र 199 रखा गया। कॉल या मैसेज कर लीजिएगा 7070 82 16 85 नंबर पे और बोलिएगा सर हमें ये नोट्स लेना है, आपको मिल जाएगा। चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का नोट्स मिल जाएगा, और साथ में हिंदी विषय बिल्कुल फ्री हमारे तरफ से होगा। चलो अगला बता के चलो, फसल में विदेशी जीन जोड़ने को क्या कहते हैं? फसल में विदेशी जीन को जोड़ना बच्चों ये कहलाता है अनुवांशिकी या अभियांत्रिकी। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा? 36 का ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चों। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 37 नंबर सवाल आपके सामने है। ट्रांसजेनिक जीवाणु का प्रयोग निम्नलिखित में से किसको बनाने में करते हैं? ट्रांसजेनिक जीवाणु का प्रयोग बच्चों किसे बनाने में किया जाता है? तो मानव इंसुलिन को बनाने में किया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। ये रहा, और भैया जानते हो ये प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया गया है, आपने पढ़ा होगा। जीव विज्ञान का जनक बच्चों अरस्तु को कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को हमने पढ़ा है सर, इसे हम लोग आनुवांशिकता का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम लोग सर आनुवांशिकता का जनक कहते हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होगा। रॉबर्ट हुक को
हम लोग क्या कहते हैं, मृत कोशिका की खोज इन्होंने किया था। किसकी बच्चों, मृत कोशिका या फिर कोशिका कह सकते हो, कोशिका की खोज इन्होंने किया था। ये बात आपको याद होगा। और एवी ल्यूवेनहॉक को क्या कहते हैं, ये माइक्रोबायोलॉजी का पिता कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी अगर आपके सामने आए तो ये कहते हैं एवी ल्यूवेनहॉक को। अगर आपके सामने आए शुक्राणु कोशिका की खोज, क्या अगर आपके सामने शुक्राणु कोशिका की खोज पूछे तो ये भी इन्हें कहा जाता है। शुक्राणु कोशिका की खोज भी एवी ल्यूवेनहॉक ने कहा था। ये बात भी आप याद रखिएगा। माइक्रोबायोलॉजी यानी कि बच्चा पाठी सूक्ष्म जैविकी होता है बच्चों। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर सवाल का जवाब बताओ। प्रतिबंध एंजाइम की खोज किसने की थी, स्मिथ एवं नाथन्स ने। किसने, स्मिथ एवं नाथन्स ने। 39 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा न्यूक्लिक अम्ल का प्रवर्धन होता है। न्यूक्लिक अम्ल कहने से हमारा यह अर्थ है, चाहे वो डीएनए हो, चाहे वो क्या हो सर, डीएनए हो या फिर क्या हो, आरएनए हो, ये तो दोनों न्यूक्लिक अम्ल है ना सर। इसका प्रवर्धन जो होगा वो बताओ किस विधि से होता है। तो वो होता है पीसीआर के द्वारा, यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा। पीसीआर तकनीक का खोज बच्चों किसने किया था, ये बताओगे क्या। पीसीआर तकनीक का खोज जो है ये किया था कैरी म्यूलस ने। किसने किया था, यहां पे मैं लिख देता हूं, ये किसने किया था सर, कैरी म्यूलिस ने यहां पे किया था। ये आपको याद रखना क्योंकि एग्जाम में आ सकता है कि पीसीआर तकनीक की खोज किसने की थी। तो आप लिखोगे कैरी म्यूलिस ने किया था। कब किया था ये बात बता दीजिए सर। 1983 ईस्वी में इसको इन्होंने खोजा था। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर सवाल है, नील हरित शैवाल किस खेत के लिए जैव उपयोगी जैव उर्वरक होता है। तो चावल के लिए होता है। 41 नंबर सवाल का जवाब आपका डी हो जाएगा। आसान सा सवाल है। चलो अगला बताओ आप लोग, इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है। तो यीस्ट के। जैसे मैं कहूं दूध से दही बनाना है, क्या बच्चों, अगर मैं कहूं कि दूध से दही बनाने में किसका प्रयोग होता है, बताओ आप लोग। तो आप बता के ये चलते हो कि सर वो लैक्टोबैसिलस होता है। क्या होता है, लैक्टोबैसिलस होता है। ये बात आप याद रख के चलोगे। अगर मैं और भी कुछ पूछ लूं, बच्चा पार्टी पूछ लूं क्या, अगर मैं कहूं ग्लूकोज से अल्कोहल बनाना है, क्या अगर मैं कह दूं ग्लूकोज से क्या बन रहा है, अल्कोहल बन रहा है, तो बताओ इसमें कौन सा प्रयोग होता है, वो जाइमेज होता है। क्या बताओ एक बार कौन सा होगा। तो सर ये जाइमेज के द्वारा होता है। ये सब बात आपको याद रख के चलना है क्योंकि दोनों प्रश्न एग्जाम में आया है बच्चों। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो वो एनाबेना होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। एनाबेना क्या है सर बताओ ना। एनाबेना एक साइनोबैक्टीरियल होता है। तो आप याद रखिएगा आप लोग। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्नलिखित में से कौन उत्कृष्ट जैव उर्वरक है। निम्न में से कौन सा है जो उत्कृष्ट जैव उर्वरक होता है। तो एजोला होता है। क्या है बच्चों, एजोला। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो आप लोग, शहद का निर्माण कौन करती है। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया बच्चों, आप गलत नहीं करोगे, मैं ये उम्मीद कर सकता हूं। बताओ एक बार जल्दी से बता दो कि शहद का निर्माण कौन करती है। आपने ये देखा होगा, एक मधुमक्खी का ऐसे करके, मानो ये छत्ता है, इसमें क्या है, बहुत सारे मधुमक्खियां ऐसे करके लटकी होती है। इसी में बच्चों में बताऊं, इसी में हो जाता है नर मधुमक्खी, इसी में हो जाता है मादा मधुमक्खी, इसी में हो जाता है बच्चों सेवक मधुमक्खी। ये तीनों के तीनों एक ही छत्ते में होते हैं। नर मधुमक्खी का कार्य क्या है, मतलब अंडे देना। क्या कार्य है इसका बच्चों, इसका कार्य क्या है सर, अंडे देना। इसका कार्य क्या है बच्चों, ये मादा मधुमक्खी या फिर यहाँ पे देखो नर मधुमक्खी का कार्य है अंडे देना, नहीं सर, यहाँ पे मादा ना अंडे देती है। तो आप गलत बता दिए। देखो यहाँ पे अगर मादा की बात करें तो ये अंडे देना इसका कार्य होता है, और नर का कार्य क्या होता है, मादा के साथ संयोग करना, ये नर का कार्य है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा। और बच्चा पार्टी यहाँ पे ये सेवक मधुमक्खी जो है ना, सेवक मधुमक्खी के लिए बस इतना को याद रख लेना कि ये क्या करती है, पराग एवं नेक्टर को इकट्ठा करके ये शहद का निर्माण करती है। तो ये बात याद रखिएगा, सेवक मधुमक्खी का कार्य है कि ये है सर, ये यानी कि कार्यकर्ता मधुमक्खी का कार्य है शहद का निर्माण करना। कैसे करती है, पराग एवं नेक्टर को इकट्ठा करती है, उसके बाद वो शहद का निर्माण करती है बच्चों। बस ये दोनों तो ऐसे मौज मस्ती में घूमते रहते हैं, बस इसका काम है शहद का निर्माण करना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर सवाल है, लेगहॉर्न इनमें से किसकी एक उन्नत किस्म है। तो चूजा की एक उन्नत प्रजाति है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो,
चलो 47 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है? पशुपालन से बच्चा पार्टी जो सम्मिलित नहीं है, तो क्या बताओ? यहाँ पे मधुमक्खी पालन तो पशुपालन से संबंधित है, उसके बाद कुक्कुट पालन भी संबंधित है, मत्स्य की भी ये संबंधित है, लेकिन कार्बनिक खेती कहाँ से आ सकता है इसमें? कार्बनिक खेती देखने से लगता है बच्चों ये तो कृषि पद्धति से संबंधित है। ये किससे संबंधित है बच्चा पार्टी? ये सर कृषि पद्धति से क्या है, ये इससे संबंधित है, तो इसमें कहाँ आ सकता है? ये गलत बात है कि कार्बनिक खेती इससे संबंधित नहीं है बच्चों। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो हमने ऊपर ही बता चुका है कि 16 सितंबर को। अच्छा, 4 फरवरी को क्या मनाए थे बच्चों बताओ? तो 4 फरवरी को हमने बताया था कैंसर दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है। इसी प्रकार से 5 जून को हमने बताया था पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्या बच्चों? यहाँ पे याद रखिएगा, पर्यावरण दिवस बता के चला था हमने। और 11 जुलाई को क्या बताया था? जनसंख्या दिवस बताया था। क्या बताया था बच्चों? जनसंख्या दिवस हमने ये में बता के चला था। बस आप याद रखिएगा, चारों के चारों हमने बता चुका है, आपको याद रखना है। अगर ये सब आता है फिर बोलोगे सर आप नहीं पढ़ाए, तो ये गलत बात है बच्चों। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। अगला बता के चलो, ये रहा कि भूमि की उर्वरा शक्ति को परिपोषित करने वाला जीव समूह कौन सा है? भूमि की उर्वरा शक्ति को परिपोषित करने वाला जीव समूह कौन सा हो जाएगा? एक बार बता के चलो। भूमि की उर्वरा शक्ति को बच्चा पार्टी परिपोषित करने वाला जीव समूह एक बार बताओ, वो कौन सा होता है? यीस्ट होता है या फिर जैविक खाद्य होता है? वो जैविक खाद्य होता है। जैविक खाद्य का अगर मैं मुख्य स्रोत की बात करूं, इसका बच्चों मुख्य स्रोत एग्जाम में पूछ लिया गया था। इसका मुख्य स्रोत क्या होता है? जीवाणु होता है। क्या होता है? जीवाणु। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 49 का ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्लास, और ये अगला क्लास नहीं, अगला क्वेश्चन और आज के क्लास का लास्ट सवाल है कि पीसी कल्चर यानी कि बच्चों मत्स्य पालन किससे संबंधित है? इसी प्रकार से मैं बताओ कि एपी कल्चर किससे संबंधित है? बच्चा पार्टी बताओ एपी कल्चर किससे संबंधित होता है? अगर आप ये बता रहे हो तो आप बता के चलो सेरी कल्चर। बच्चा पार्टी क्या सेरी कल्चर किससे संबंधित होता है ये भी बता रहे हो, तब आप क्या बताओगे? तब आप बताओगे फ्लोरी कल्चर। ये भी एग्जाम में आ सकता है। बच्चा पार्टी बताओ, अगर आपसे ये पूछे कि फ्लोरी कल्चर किससे संबंधित है तो मैं बता दूं एपी कल्चर का मतलब होता है मधुमक्खी का पालन। बच्चों क्या होगा? एपी कल्चर क्या है? मधुमक्खी पालन जो है ये एपी कल्चर कहलाता है। मधुमक्खी का पालन बच्चों एपी कल्चर कहलाता है। इसी प्रकार सेरी कल्चर की बात करूं मैं तो रेशम कीट पालन। बच्चों क्या रेशम कीट पालन अगर बात आए, रेशम कीट पालन की बात हो तो ये होता है सेरी कल्चर में। और अगर फ्लोरी कल्चर के बारे में बात हो तो फूल, क्या बच्चों यहाँ पे फूलों का उत्पादन कह सकते हो? फूलों का उत्पादन अगर बात आ जाए तो ये होता है फ्लोरी कल्चर में। इतना याद रख लो बच्चों, या फिर फूलों की खेती कह सकते हो। ओके, तो आप बताओ पीसी कल्चर किससे हो जाएगा? तो पीसी कल्चर जलीय जंतुओं से, क्योंकि आपने पढ़ा होगा पीसी कल्चर जो है जलीय जंतु में क्या होते हैं? वही मछली सब होते हैं ना, उसका पालन जो होगा ये जलीय जंतु यानी कि मत्स्य पालन में आ जाते हैं बच्चों। ओके, चलो जी, अब बताओ कि आज का क्लास आपको कैसा लगा? हमें लगा कि हम उसी एनर्जी में अभी तक पढ़ा रहे हैं जिस एनर्जी में हमने स्टार्ट किया था। बच्चा पार्टी अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो सभी बच्चे कर लीजिएगा। और हाँ, मैं बता दूं अब डेली आपके लिए मैं उतना तो नहीं 35 ऑब्जेक्टिव लाऊंगा और इसमें ही आपका सारा चीज कवर करते हुए चलूंगा, अलग से समझाते हुए चलूंगा, जिससे कि एक भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में नहीं छूटेगा। जितने बच्चे नए जुड़ रहे हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों। ओके, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।